हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। अपने चैनल का नाम माय क्लासेस है और अभी हम लोग देख रहे हैं विज़न की करंटली मैगज़ीन जुलाई की। ठीक है, और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है अपने पास FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो चलो देखते हैं एक एक करके इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ कि जो विज़न जो है, या फिर चलो खैर विज़न की ही बात करते हैं। जो विज़न जो है वो अपने जो आर्टिकल्स बनाते हैं ना, ये इन आर्टिकल्स को इस तरह से पैटर्न में रखता है कि ये एज ए मॉडल क्वेश्चंस यूज़ किए जा सके। मॉडल क्वेश्चंस कैसे कि देखो, पहले ये इंट्रो देंगे उस चीज़ का, उसके बाद फिर ये उसकी बॉडी देंगे, फिर बताएंगे कि इसके साथ कंसर्न्स क्या क्या हैं, इश्यूज़ क्या क्या हैं, उसके बाद फिर वे फॉरवर्ड बताएंगे, या फिर ये बता देंगे कि हाँ भाई ये अगर टॉपिक न्यूज़ में चल रहा है तो गवर्नमेंट ने इस पर क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं अब तक। चलो ठीक है, इसी पैटर्न में इन्होंने ये भी दिया हुआ है क्या, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। न्यूज़ में क्या है कि न्यूज़ में ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी नोटिफाई किया है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स 2022 टू रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन ऑन सिटीजन्स। ठीक है, दिस इज़ द न्यूज़। अब बहुत से लोगों को या फिर बच्चों को नहीं पता होगा कि क्या चीज़ है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट, इसलिए हम सीधा इसकी पहले डेफिनेशन देखेंगे और फिर देखेंगे कि भाई क्या बात हो रही है। देखो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि कोई भी डोनेशन, डिलीवरी या फिर ट्रांसफ़र ऑफ एनी आर्टिकल, करेंसी और सिक्योरिटी बाय एनी फॉरेन सोर्स, उसको अपन ने बोल दिया फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और ये जो एक्ट है फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेशन एक्ट, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विच इज़ सपोर्टेड बाय इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो इसको कैसे सपोर्ट कर रहा है? इंटेलिजेंस ब्यूरो, अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो ये इस चीज़ में हेल्प करेगा कि बाहर से कुछ चीज़ आ रही है उसको इन्वेस्टिगेट करना, बाहर से कुछ पैसा आ रहा है, बाहर से कुछ गिफ्ट आ रहा है, कुछ आर्टिकल आ रहा है, उसको इन्वेस्टिगेट करना, इन सब चीज़ों में अपना IB का काम है। द गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं उनको चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में। मतलब गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिए हैं उनको अपील कहाँ जाएगा? सीधा हाई कोर्ट में, नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट वगैरह में नहीं जाएगा, ना ही आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते। तो दिस इज़ द बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये इसकी डेफिनेशन है। अब देखते हैं चल क्या रहा है न्यूज़ में। देखो, अमेंडिंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2000 रूल्स 2011, नाउ इंडिविजुअल्स कैन सेंड अप टू 10 lakhs विदाउट इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का अमाउंट ट्रांसफ़र करते हो तो इंडिविजुअल्स विल हैव 3 months टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट अगेंस्ट 30 days अर्लियर। मतलब पहले 30 दिन का टाइम था कि भाई अगर आप 10 लाख से फालतू का ट्रांसफ़र कर रहे हो तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन अभी वो 30 को घटा के 3 महीने कर दिया गया है। अब क्या कह रहा है कि एंटिटीज़ जो रिसीव कर सकती हैं पैसा अब नए वाले रूल्स के हिसाब से, वो कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़, लेजिस्लेचर मेंबर्स, MLAs, मतलब MLAs MPs कह सकते हैं, इलेक्शन कैंडिडेट पैसा रिसीव कर सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स पैसा रिसीव कर सकते हैं, जजेस पैसा रिसीव कर सकते हैं, जर्नलिस्ट पैसा रिसीव कर सकते हैं, मीडिया हाउसेस ये सब पैसा रिसीव कर सकते हैं नए वाले रूल के हिसाब से। और पहले जो रूल्स थे उनमें क्या था कि इनको क्या रखा था भाई, आप लोग रिसीव नहीं कर सकते फॉरेन कंट्रीब्यूशन को। ठीक है, मतलब पहले क्या था कि पहले ये चीज़ सोच रखी थी कि भाई अगर मान लो कि जर्नलिस्ट के पास पैसा आएगा बाहर से, तो जर्नलिस्ट क्या करेंगे कि अगर मान लो पाकिस्तान किसी इंडियन चैनल को पैसा दे रही है, मीडिया चैनल को, तो वो मीडिया चैनल प्रो पाकिस्तान न्यूज़ चलाएगा। तो वही बात हो गई कि यही कहना चाह रहा है कि पहले ऐसा था लेकिन अभी चेंज कर दिया गया उस चीज़ को। समझ रहे हो कि अभी जो है, अभी फॉरेन कंट्रीब्यूशन से अगर पैसा आएगा तो उसके अंदर जर्नलिस्ट भी पैसा रिसीव कर सकते हैं, मीडिया हाउसेस भी कर सकते हैं, जजेस भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। और क्या चीज़ बताई है न्यूज़ में? अभी क्या चल रहा है? तीसरा चीज़ कि टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंफॉर्मेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को आपको इंटीमिडेट करना है, इंटीमेशन मतलब अनाउंसमेंट। ठीक है, आपको गवर्नमेंट को अनाउंस करना है कि भाई द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंटीमेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एप्लीकेशन ऑफ
ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन अंडर FCRA टू रिसीव फंड्स। अगर आपको FCRA के अंडर फंड्स रिसीव करने हैं तो आपको गवर्नमेंट को पहले 15 दिन से पहले बताना था, लेकिन अब वो टाइम बढ़ा के 45 डेज़ कर दिया गया है। ठीक है गाइस, अगली बार से मैं जो ये हाइलाइटर रेड यूज़ करूँगा, नहीं क्योंकि इसकी वजह से फिर पेन चलाने में दिक्कत होती है। पहले 15 डेज़ था। ऑल्सो इन ए सेपरेट नोटिफिकेशन द लिस्ट ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस अंडर FCRA was increased to 12 from 7। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो हैं वो FCRA के अंडर बढ़ा दिए गए हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें चेंज कर दी गई हैं इसमें। ठीक है, अब कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनमें अगर आपने एक बार कंप्लेंट दे दी तो आप कंप्लेंट को वापस ले सकते हो, यू कैन टेक बैक द चार्जेस, वो है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। ठीक है भाई, ये न्यूज़ में है। अब इस चीज़ को आप एक बार ऊपर से देख लो, कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन जनरल पता होना चाहिए FCRA क्या है और FCRA का अगर चेंज हो रहा है तो किस किस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन मतलब असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि भाई इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब यहाँ तक हो गया था। अब करते हैं अपन पॉइंट 2, मेजर प्रोविजंस जो 2020 के अमेंडमेंट के बाद क्या क्या रहे हैं। तो एप्लीकेबल अक्रॉस इंडिया ऑन सिटीजन्स आउटसाइड इंडिया, ऑल एसोसिएशंस, ग्रुप्स और NGOs। ठीक है, इन पे एप्लीकेबल है। तो क्या करता है ये? It prohibits the receipt of fund by candidates of election, journalist, newspaper, media broadcast, public servant, judges, government servant, MLA मतलब MLA and MP, political parties etc। ये prohibited था पहले, कह रहा है कि prohibits, लेकिन क्या हुआ कि it is amended by Foreign Contribution Regulation Amendment Act 2022, इसको चेंज कर दिया गया है। प्रायर परमिशन टू रिसीव फॉरेन फंड्स, अगर आपको फॉरेन फंड्स रिसीव करने हैं तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो कैसे लोगे? आप लोगे आधार के हेल्प से। अगर आपको फॉरेन से फंड रिसीव करने हैं तो आप अपना आधार जाओगे, अपना सबमिट करोगे आधार को, और मैंडेटरी आधार की है वो सबमिट करना, और फिर आपको फंड्स मिलेंगे। ठीक है, अब जो आपके फॉरेन से जो फंड आ रहा है, बाहर से फंड आ रहा है, वो किस में आएगा? उसके लिए आपको एक डेजिग्नेटेड अकाउंट बनवाना पड़ेगा, मतलब उस अकाउंट में सिर्फ फॉरेन से ही फंड्स आए। ठीक है, डेजिग्नेटेड अकाउंट इन सच ब्रांचेस ऑफ SBI, तो वहाँ उन ब्रांचेस के अंदर आपको फंड मिलेगा। नो फंड्स अदर देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन बी रिसीव्ड और डिपॉजिटेड। समझ में आ गई? एंड इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनी अदर पर्सन और NGO। आपने एक डेजिग्नेटेड अकाउंट बनाया, SBI की ब्रांच में बन रहा है, उसके बाद इस डेजिग्नेटेड अकाउंट के अंदर जो पैसा है वो सिर्फ फ़ॉरेन वाला ही आएगा, जो जिस पर्पज़ के लिए आपने इसको बनाया उसी के लिए ही यूज़ करना है। इस अकाउंट में से आप पैसा किसी दूसरे व्यक्ति या फिर किसी दूसरी NGO ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। वैलिडिटी ऑफ FCRA रजिस्ट्रेशन, आपने जो FCRA रजिस्ट्रेशन करवाया है उसकी वैलिडिटी 5 साल है। और NGOs, देखो फॉरेन जनरली क्या होता है कि इसमें NGO कहाँ से आ गया? जो NGOs है ना, उनके पास ही बाहर से जनरली पैसा आता है, फॉरेन डोनेशंस आती हैं। तो क्या है, इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि NGOs आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब क्या करना है आपको? अभी जो नए वाले रूल्स हैं उनके हिसाब से जो फंड्स है उनका यूज़ लिमिटेड कर दिया है। पहले क्या था कि आपको 50% तक आपने पैसा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के ऊपर यूज़ कर सकते थे, लेकिन अभी जो है मैक्सिमम आप 20% पैसा अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे खर्च कर सकते हो। आप कंपल्सरीली फाइल करोगे अपने एनुअल रिटर्न्स को, मतलब इस चीज़ की वजह से क्या हो रहा है कि आप कंपल्सरीली अपने एनुअल रिटर्न्स फाइल कर रहे हो, इस वजह से आपका अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है। और अगर आपके एनुअल रिटर्न्स में कोई कंट्रावेंशन है तो गवर्नमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट यूजेज ऑफ अनयूटिलाइज्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन आफ्टर एन इंक्वायरी। ठीक है, अब प्रीलिम्स में क्या करता है UPSC, इसमें आफ्टर जगह बिफोर डाल देगा, तो वहीं पर सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके एनुअल रिटर्न्स में कोई गड़बड़ है तो गवर्नमेंट एक इंक्वायरी करेगा। ठीक है, और उस इंक्वायरी के बाद आपका जो फॉरेन फंड्स हैं जो आपने अब तक यूटिलाइज़ नहीं किए हैं उनको वो कहेगा कि हमें यूटिलाइज़ नहीं करना। अगर इंक्वायरी के अंदर आपका जो आपने कुछ गड़बड़ की ऐसी सामने आ जाती है तो
अब व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ FCRA? देखो FCRA का मतलब क्या है? देखो FCRA में आपको बाहर से पैसा मिल रहा है। बाहर से पैसा किस किस को आ सकता है? जनरलिस्ट को आ सकता है। जनरलिस्ट एंटी नेशनल चीज़ें चला सकता है, मतलब आपकी सोवरेनिटी खतरा में आ सकती है, ठीक है। और कुछ NGOs हैं जो यूँ कहेंगे कि हाँ भाई इंडिया के अंदर चीज़ें ढंग से नहीं हो रही हैं, तो इंडिया के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में दिक्कत करेगा। तो वही चीज़ इसमें दे रखी है कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ FCRA। देखो, अगर गलत किसी NGO के हाथ में पैसा जाता है तो वो NGO इंडिया के अंदर प्रोपेगेंडा फैलाएगी कि गवर्नमेंट माइनिंग पावर प्रोजेक्ट्स ये सही से नहीं कर रही है। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, गवर्नमेंट माइनिंग और पावर प्रोजेक्ट सही से नहीं कर रही हैं, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, इस टाइप के वो एलिगेशंस लगाएगी वो NGO, अगर गलत जगह से पैसा आ रहा है उसके पास। तो उससे क्या होगा कि भाई अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ सही से नहीं हो पाएगी। इसलिए हमको ये पता होना चाहिए कि भाई पैसा कहाँ से आ रहा है। There have been allegations that some foreign funded NGOs जानबूझ के प्रोटेस्ट करती हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को। सेकंड पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। एग्जाम्पल देखो इसके अंदर, एग्जाम्पल ये है कि कंपैशन इंटरनेशनल को 2013 में बाहर से फंड के लिए गवर्नमेंट ने कह दिया था तुमको फंड नहीं मिलेगा क्योंकि तुम लोग क्या कर रहे हो, रिलीजियस कन्वर्जन कर रहे हो। अगर रिलीजियस कन्वर्जन होएगा तो आपकी सोसाइटी का कल्चर और डाइवर्सिटी आपके खतरे में आएगी, ठीक है। और इन चीज़ों से इंटरनल सिक्योरिटी का इशू भी बन सकता है। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, बाहर से कोई NGO के पास इतना पैसा आ रहा है कि वो NGO यहाँ पे मान लो MPs ही खरीद लिए, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इट इज़ एन एक्सट्रीम केस, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसलिए तो फिर उन MPs, वो MP अब दे आर नॉट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट। इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्लोबल आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉरेन कंट्रीब्यूशंस का यूज़ करते हैं और फॉरेन कंट्रीब्यूशंस का यूज़ करके अपनी खुद की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं और इस वजह से अपनी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस कम होती है। सम NGOs ऑल्सो मिस यूज इट फॉर पॉलिटिकल पर्पज़। अब सोवरेनिटी एंड फ्रेंडली फॉरेन रिलेशंस, देखो सोवरेनिटी की मैंने बात कर दी कि बाहर से आपके पास पैसा आ रहा है और वो पैसा आपको एंटी नेशनल चीज़ों में यूज़ हो रहा है, तो वो सोवरेनिटी से कनेक्शन बैठ गया, ठीक है। फ्रेंडली फॉरेन रिलेशंस कैसे? FCRA हेल्प्स इन अवॉइडिंग फॉरेन इन्फ्लुएंस और गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग एंड इट्स रिलेशन विद अदर कंट्रीज़। आपको पता है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशंस को हम रेगुलेट करेंगे तो हम इतना रेगुलेशन कर देंगे कि वो हमारी कंट्री का रिलेशन किसी दूसरी कंट्री के साथ अगर है तो उसको इफ़ेक्ट ना कर पाए। एग्जाम्पल, फॉरेन फंडेड NGOs प्रोटेस्ट अगेंस्ट कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया एंड रशिया। जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये इंडिया और रशिया का है, लेकिन कुछ NGOs हैं जो बाहर से फंड मिल रहा है उनको, तो वो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करवा रही है इंडिया में, ठीक है। ये दिस इज़ एन एग्जाम्पल। अब FCRA की वजह से क्या हो जाएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशंस एक्ट की वजह से क्या होता है कि अब ये कह रहा है कि एनुअल बेसिस के ऊपर NGOs को अपने एनुअल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट उनको रिवील करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या आ रहा है कि इस वजह से अपने NGOs में ट्रांसपेरेंसी आ रही है। तो रेगुलेशंस एंड नेसेसरी कंप्लायंसेस अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट हेल्प इन मेकिंग NGOs ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। कैसे? आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़, इंश्योर इंटेंडेड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। मतलब जिस चीज़ के लिए फंड आ रहे हैं उसी चीज़ में यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो हम अपन ने बताया ना कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है मात्र 20% के ही अलाउ किया है। अब इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर कंप्लायंस रेजीम, व्हाट इज़ इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर कंप्लायंस रेजीम, इसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे। थोड़ा नीचे चलते हैं। ये अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ FCRA। सीधा एग्जाम में आ सकता है मेंस में कि भाई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये इंपॉर्टेंस है। और अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहा ना कि हाँ भाई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपके दिमाग में सीधा कुछ डायमेंशंस आने चाहिए कि हाँ भाई इसकी वजह से पॉलिटिक्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमिक्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, डेमोग्राफी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सोसाइटी के ऊपर क्या, ये डायमेंशंस कोई भी आप ऐसे लिखोगे ना तो आपके दिमाग में यही आनी चाहिए। जैसे कि किसी चीज़ पे बेस है, किसी चीज़ पे भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब अहिंसा आ गया, चलो अहिंसा, नॉन वायलेंस, ठीक है। अब जैसे नॉन वायलेंस की बात आती है ना, तो इसमें आप क्या क्या करोगे, इसका आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखोगे
कि इन्होंने इसको प्रोपेगेट किया वो लिखोगे, इसकी वजह से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में क्या फ़र्क पड़ा वो लिखोगे, इकोनॉमिक्स में इसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ सकता है, डेमोग्राफी पॉपुलेशन पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, सोसाइटी में क्या फ़र्क पड़ सकता है। ये दीज आर बेसिक डायमेंशंस जिनके ऊपर आप किसी भी ऐसे को, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी टॉपिक को खोल के रख सकते हो, ठीक है। तो लोग कहते हैं हमको पॉइंट नहीं मिलते हैं, तो ये पॉइंट बिल्कुल साफ साफ रखे हुए हैं। यही चीज़ पूरे के पूरे इसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ FCRA के अंदर अपने को दी हुई है, ठीक है। अब कंसर्न्स क्या है FCRA के, देखो, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स ड्यू टू फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ और अदर रीजन्स ए नंबर ऑफ NGO के रजिस्ट्रेशन क्या तो कैंसिल कर दिए गए हैं या फिर रिन्यू नहीं किए गए हैं। ये जो अभी ऊपर वाली इमेज जो मैंने दिखाई थी उसमें मैंने कहा था इसको थोड़ी देर बाद कवर करेंगे, उसमें है कि भाई NGOs के रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहे हैं और रिन्यू नहीं किए जा रहे हैं। दिस इंक्लूड्स मैनी ग्लोबल NGOs और उसकी वजह से फॉलोइंग कंसर्न्स हो रहे हैं। कंसर्न्स कैसे हो रहे हैं, पहला क्या है, टारगेटिंग ऑफ NGOs ड्यू टू पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। कुछ NGOs हैं जो मान लो कि सेक्युलरिज्म को बढ़ावा दे रही हैं, लेकिन कोई गवर्नमेंट ऐसी है जो यूँ कहती है कि वी विल प्रेफर, किसी कम्युनिटी को प्रेफर करेंगे अब वो अदर कम्युनिटी। ये गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा मान लो, ठीक है, इलेक्शन प्रोपेगेंडा मान लो कोई एक्स गवर्नमेंट का। तो वो गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि ये जो NGO है जो सेक्युलरिज्म को प्रमोट कर रही है उसको कर्व किया जाए, तो वो गवर्नमेंट उसको टारगेट करेगी और उस NGO की छुट्टी कर देगी। तो ये वही कह रहा है कि NGO का जो आइडियोलॉजी है वो अलग है, पॉलिटिकल पावर जो पॉलिटिक्स जो गवर्नमेंट जो पावर में है उसकी आइडियोलॉजी अलग है, तो वो NGO टारगेट करेगी और FCRA को एक टूल की तरह यूज़ करते हुए इस NGO के लाइसेंस को रिजेक्ट कर देगी, इसकी छुट्टी कर देगी। हर्ट NGOs फंक्शनिंग ड्यू टू लिमिटेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। जो नए वाले रूल्स हैं मैंने उसमें बताया कि भाई 20% अभी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर खर्च किया जा सकता है ऑफ द टोटल मनी रिसीव्ड। तो एडमिनिस्ट्रेटिव, तो ये लिमिटेशंस लग गए, ठीक है, इस NGO के ऊपर। अब क्या हो रहा है, वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग। ऐसा कैसे, ये चीज़ें कैसे कर्व हो रही हैं, ये चीज़ें ऐसे कर्व हो रही हैं कि भाई एक तो कह रहा है कि मैंडेटरी आधार सबमिट करना है NGOs को, ठीक है, ट्रांसफर्स नहीं हो सकता। क्या ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, फंड ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, जो अपने सबसे पहले ऊपर पढ़ा था। एक डेडिकेटेड अकाउंट होगा, FCRA अकाउंट हो गया, उस डेडिकेटेड FCRA अकाउंट के अंदर पैसा आएगा, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं इसी आर्टिकल में। तो प्रोहिबिशंस ऑफ ट्रांसफ़र, ठीक है, लिमिटेशंस ऑन बैंक अकाउंट कि आप SBI के अंदर अकाउंट खोलोगे, ठीक है। एग्जाम्पल, नो ट्रांसफ़र ऑफ फंड टू अदर NGOs। दूसरी NGO के साथ आप कोलैबोरेशन नहीं, मतलब दूसरी NGOs के साथ अगर कोलैबोरेशन करना है तो उसमें भी लिमिटेशंस लगा दिए हैं। अब फोर्थ पॉइंट इज इट इज़ अगेंस्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड इथोस ऑफ इंडिया विच हैज़ मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप्स विद द वाइटल रोल ऑफ NGOs टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग देम एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स। तो दीज आर कंसर्न्स। और अगर आपको किसी चीज़ का कंसर्न पता है ना, किसी भी चीज़ का, तो आप उसकी सॉल्यूशंस और वे फॉरवर्ड चुपचाप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये फिर वे फॉरवर्ड नहीं दे रखे और हमको नहीं पता है वे फॉरवर्ड, अगर एग्ज़ाम में नहीं आते तो क्या लिखोगे आप ये लिखोगे कि भाई NGOs को डेमोक्रेटिकली काम करने दिया जाए, ठीक है, इस फोर्थ वाले पॉइंट को देख के, ठीक है। इसमें लिखोगे कि आप NGOs को थोड़ा सा और खुले से काम कर सकें, मोर फ्लेक्सिबली दे कैन वर्क। और सेम इसके अंदर जैसे इसमें कह दिया कि 20% ही आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे खर्च करोगे, तो इसमें आप लिखोगे कि हाँ भाई दे शुड बी गिवन फ्रीडम टू एक्सपेंड देयर मनी, टू स्पेंड देयर मनी, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें आप लिख सकते हो। लेकिन अभी देख लेते हैं अपन ने इसमें इस वाले आर्टिकल में उन्होंने क्या लिख रखा है वे फॉरवर्ड में। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ FCRA एज रिसीविंग ऑफ फॉरेन डोनेशंस कैन नॉट बी एज एब्सोल्यूट राइट एंड पार्लियामेंट उसको रेगुलेट कर सकती है। इट इज़ ए मोरल ऑब्लिगेशन ऑन NGOs टू फॉलो रेगुलेशंस फॉर अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट दीज रेगुलेशंस should always be used in context of larger public interest while protecting individual rights। ये सबसे तगड़ी बात है। आप कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, अगर आपको किसी चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन लगाना है
और आपको एग्ज़ाम में कुछ दिमाग में नहीं आ रहा तो आप सीधा लिख दो कि हाँ भाई रिस्ट्रिक्शन शुड बी इन द कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, काम ख़त्म। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जो ब्रह्मास्त्र की तरह काम आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, और इतने कॉमन पॉइंट हैं। तो ये क्या कह रहा है कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को मेंटेन करेंगे और इनकी अकाउंटेबिलिटी रखेंगे। और अकाउंटेबिलिटी कैसे रखेंगे, अपन करेंगे ट्रांसपेरेंट सिस्टम कर देंगे एनजीओज़ का, टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे ताकि वो रेगुलेशंस को इजीली कंप्लाइंस कर सकें। इंडिविजुअल्स और एनजीओज़ को तुम उनको सुनो, हाँ भाई उनकी क्या दिक्कत है। डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू हैव पार्टिसिपेशन फ्रॉम स्टेट या फिर लोकल गवर्नमेंट एज रिकमेंडेड बाय द सेकंड ARC कमीशन, ठीक है। एनजीओज़ के अंदर जो चीज़ें हैं उसको तुम डिसेंट्रलाइज करो और उसके अंदर जो पावर्स उनको डेलीगेट कर दो, और वो पावर्स को डेलीगेट किसको करो, लोकल गवर्नमेंट को करो, स्टेट गवर्नमेंट को करो। और ये रिकमेंडेशंस कौन देता है, ये देता है अपने पास सेकंड ARC। तो ये था अपना FCRA। FCRA ये था, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कह रहा है कि भाई अभी जो स्ट्रॉन्गर कंप्लाइंस रिजीम आया है उसकी वजह से सबसे पहले वाला इफेक्ट मैंने बताया था कि एनजीओज़ के रजिस्ट्रेशन जो हैं वो क्या तो कैंसिल किए जा रहे हैं या फिर रिन्यू नहीं हो रहे हैं। तो उसका क्या डेटा है, वो डेटा यहाँ दिया हुआ है कि देयर इज़ अ डिक्रीज़ इन FCRA रजिस्टर्ड एनजीओज़। वो कितना हो गया, 2011 में 40,000 FCRA रजिस्टर्ड एनजीओज़ थी, अभी 16,000 है 2022 के अंदर। कैंसिलेशंस कितने हो रहे हैं, 1811 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स कैंसिल्ड। रिन्यूअल का रिजेक्शन कितना उन्होंने कर दिया है, 783 रिन्यूअल एप्लीकेशंस कैंसिल्ड फ्रॉम 2019 से 2021, ठीक है। तो ये था इस आर्टिकल में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी डाउट है तो आप बीच में नीचे कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल रिप्लाई बैक, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम कवर करेंगे वो अपना ये मॉडल टेनेंसी एक्ट होगा। तो ये टाइप से मैं वो बना दूंगा, क्या कहते हैं उसको, प्लेलिस्ट, जितने भी आर्टिकल इसमें 70, 80, 90 जितने भी आर्टिकल हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, एक एक करके आप देख सकते हैं। और लास्ट में अपन पूरी वीडियो कंपाइल कर देंगे और कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी कर सकें, तेज़ तेज़ कर सकें। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।